तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वो कैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डेस्पॉन्डेंट। दोस्तों डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है हताश, निराश, मायूस, दुखी या फिर हिम्मत हार चुका। डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निराश यानी कि डिसअपॉइंटेड या फिर होपलेस फील करना। जब किसी इंसान को लगने लगे कि कुछ अच्छा हो नहीं सकता अब उसके साथ या फिर उसकी मेहनत का कोई रिजल्ट उसे नहीं मिलेगा, तब उसकी इमोशनल स्टेट को हम डेस्पॉन्डेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो फीलिंग है वो अक्सर फेल्यूअर्स, रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट्स, लॉसेस या फिर लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद आती है। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डेस्पॉन्डेंट का मतलब सिर्फ सैड यानी कि दुखी होना नहीं होता है। इसमें सैडनेस के साथ होप का खत्म हो जाना भी शामिल होता है, यानी कि इंसान को लगता है कि अब मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसी फीलिंग को हम डेस्पॉन्डेंट कहते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोचो कि एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन लगभग 4 साल तक की। उसने बहुत ही मेहनत की, लेकिन बार बार एग्जाम देने के बाद भी उसका क्लियर नहीं हुआ। अब उसका जो कॉन्फिडेंस है वो टूटने लगा है और वो सोचने लगता है कि शायद मैं कभी भी जो है वो मतलब कि आईएएस ऑफिसर बन ही नहीं सकता। तो ये जो फीलिंग है ना, जहाँ पर उसने अपनी होप खो दी है, थोड़ा सा वो दुखी है, सैड भी है, साथ ही साथ अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, तो यही फीलिंग होती है डेस्पॉन्डेंट। या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक बिजनेसमैन है जिसका बिजनेस जो है वो लगातार लॉस में यानी कि घाटे में चल रहा है। हर नई कोशिश भी उसके बिजनेस के साथ फेल हो रही है। अब वो बिल्कुल होपलेस और डिमोटिवेटेड फील करता है। तो इस फीलिंग को भी हम जो है वो डेस्पॉन्डेंट कह सकते हैं, यानी कि जब इंसान जो है वो हताश होता है, निराश होता है, दुखी होता है, जब उसकी सारी आशाएं यानी कि उम्मीद खत्म हो जाती है, तो उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं? डेस्पॉन्डेंट हम उसे कहते हैं। यानी कि इंसान को जब लगे कि अब उम्मीद नहीं बची या फिर बहुत ज़्यादा निराश या फिर उम्मीद हार चुका जो इंसान होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डेस्पॉन्डेंट यूज़ करेंगे। दोस्तों उसी के साथ हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके समझ पाएंगे कि डेस्पॉन्डेंट हमें कैसे यूज़ करना है और इसका मतलब जो है वो सेंटेंस के साथ क्या निकल कर आता है। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस आता है, ही फेल्ट डेस्पॉन्डेंट आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, मतलब कि एग्जाम में फेल होने के बाद वो बहुत ही निराश हो चुका था। उसने जो है वो मतलब कि उसकी सारी उम्मीद खो दी थी कि वो कभी भी मतलब कि एग्जाम में पास हो पाएगा। यानी कि उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत कैसी गई, बेकार गई, इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं, शी लुक्ड डेस्पॉन्डेंट आफ्टर लूजिंग लॉसिंग हर जॉब। ओके, मतलब कि जॉब चले जाने के बाद वो बहुत ही मायूस लग रही थी। यानी कि वो फ्यूचर को लेकर होपलेस यानी कि बिना उम्मीद की फील कर रही थी, जैसे कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी अपने फ्यूचर को लेकर कि वो आगे जाकर क्या करेगी, कैसे करेगी, एक्सेट्रा। या फिर हम कहेंगे, डोंट बिकम डेस्पॉन्डेंट बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक। यानी कि मतलब एक गलती की वजह से इतने निराश मत हो। यानी कि एक फेल्यूर से हमारी जो उम्मीद है वो छूटनी नहीं चाहिए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। यानी कि एक बार आपको फिर से बता दूं, ओवरऑल मीनिंग में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निराश, होपलेस और हिम्मत हार चुका होना। तो उसे हम कहेंगे डेस्पॉन्डेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिजेक्टेड, डिसहार्टेंड या फिर होपलेस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डिजेक्टेड। दोस्तों डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास या फिर डिसअपॉइंटेड, यानी कि नाराज या फिर हताश फील करना, थोड़ा सा निराश फील करना। डिजेक्टेड में सैडनेस ज़्यादा होती है। ध्यान रखना है कि डिजेक्टेड में जो है वो सैडनेस यानी कि दुखीपन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि डेस्पॉन्डेंट में सैडनेस के साथ साथ क्या होती है, तो हमारी उम्मीद भी चली जाती है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। या फिर हमारा दूसरा वर्ड आता है डिसहार्टेंड। दोस्तों डिसहार्टन का मतलब होता है हिम्मत टूट जाना या फिर हमारा जो मोटिवेशन है वो कम हो जाना। डिसहार्टन जो है वो टेम्पररी हो सकता है, जबकि डिस्पॉन्डेंट फीलिंग और भी ज़्यादा डीप और होपलेस होती है। ठीक है, ये भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। या फिर हम होपलेस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। होपलेस हमारा तीसरा सिनोनिम है जिसका मतलब होता है बिल्कुल ही उम्मीद हार जाना, कोई उम्मीद ही ना होना, कोई आशा ना होना, तो उसे हम होपलेस कहते हैं।
होपलेस जो है वो डायरेक्ट लैक ऑफ होप को बताता है, जिसमें हमें उम्मीद नहीं होती, जबकि डिस्पोंडेंट उस इमोशनल स्टेट को डिस्क्राइब करता है जो होप खत्म होने की वजह से होती है। तो इस तरीके से आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर करते हुए चलना है हमारे मेन वर्ड और इन सारे सिनोनिम्स के बीच में। तो अभी अभी हमने सारे सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने डिजेक्टेड, डिसहार्टन या फिर होपलेस जैसे वर्ड्स डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम्स में हमारे पास 3 वर्ड्स है, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक या फिर चीयरफुल। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है होपफुल। दोस्तों होपफुल का मतलब होता है फ्यूचर के लिए अच्छी उम्मीद रखना, पॉजिटिव सोचना। ये जो वर्ड है हमारा होपफुल, ये डिस्पोंडेंट का मतलब कि डायरेक्ट अपोजिट है, तो आपको ध्यान रखना है। या फिर हमारा दूसरा वर्ड आता है ऑप्टिमिस्टिक, जो हमने पढ़ लिया अभी। इसके बाद आता है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है खुश और पॉजिटिव मूड में रहना, यानी कि हमेशा खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, तो उसे हम जो है वो चीयरफुल कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है, जहाँ पर हमने होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक या फिर चीयरफुल जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आफ्टर लूजिंग द मैच द टीम लुक्ड डिस्पॉन्डेंट। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि मैच के हार जाने के बाद में पूरी टीम बहुत ही निराश और मायूस दिख रही थी। उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था और उन्हें लग रहा था कि उनकी मेहनत का रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। इसी होपलेस और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग को हम क्या कहेंगे, डिस्पॉन्डेंट हम उसे कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम जो है वो डिस्पॉन्डेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एनविसेज। दोस्तों एनविसेज का मतलब होता है कल्पना करना, परिकल्पना करना, भविष्य की तस्वीर मन में बनाना या फिर भविष्य को सोच कर देखना बेसिकली। यानी कि एनविसेज का मतलब होता है कि किसी फ्यूचर सिचुएशन, प्लान, आइडिया या फिर पॉसिबिलिटी को अपने दिमाग में क्लियरली इमेजिन या फिर विजुअलाइज करना। यानी कि आप किसी चीज़ को होने से पहले ही उसकी तस्वीर अपने माइंड में बना लेते हो, तो उसे हम एनविसेज करना कहते हैं। ये जो वर्ड है वो सिर्फ नॉर्मल इमेजिनेशन के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर प्लानिंग और विजन के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है। अक्सर बिजनेस, एजुकेशन, करियर, टेक्नोलॉजी या फिर पर्सनल गोल्स के बारे में हम बात करते वक्त जो है वो एनविसेज का यूज़ करते हैं। जब इन सब के बारे में हम जो है वो कल्पना करते हैं या फिर इन सब की तस्वीर जो है वो हम हमारे माइंड में लाते हैं फ्यूचर को लेकर बेसिकली। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनविसेज का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं होता है। इसका मतलब है फ्यूचर के बारे में सोचकर उसका एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बनाना। तो उसे हम बेसिकली एनविसेज कहते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसका बचपन से सपना है कि वो आईएएस बनना चाहता है। वो सिर्फ बोलता नहीं है कि मैं सिर्फ मतलब कि आईएएस बनूंगा, बल्कि वो इमेजिन भी करता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, लोग उसे सर कहकर बुला रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, सबकी मदद कर रहा है। तो ये सब एनविसेज करना होता है। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है जो नई कंपनी मतलब कि शुरू करने से पहले सोचता है कि 5 साल बाद जो है वो कंपनी कैसी दिखेगी, उसके हालात कैसे होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे उसके पास, कितना प्रॉफिट होगा उसका, वो कैसी लाइफ जी रहा होगा। तो वो अपने बिजनेस का फ्यूचर एनविसेज कर रहा है, बेसिकली उसकी कल्पना कर रहा है, उसमें जो है वो अपने माइंड में एक पिक्चर बना रहा है बेसिकली। तो इस तरीके से आपको समझना है कि यानी कि अपने माइंड की आंखों से फ्यूचर को देखना, उसे हम क्या कहेंगे, एनविसेज हम उसे कहेंगे। ठीक है, एनविसेज का मतलब होता है फ्यूचर की क्लियर इमेजिनेशन या फिर प्लानिंग करना। अब दोस्तों उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ मतलब कि डेली लाइफ के सिंपल एग्जांपल्स है, जिन्हें समझकर आपको ये जो वर्ड है वो और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम कहेंगे शी एनविसेज अ सक्सेसफुल करियर, मतलब कि उसने अपने सक्सेसफुल करियर की कल्पना की। उसने फ्यूचर में खुद को मतलब कि सक्सेसफुल इमेजिन किया, एक पिक्चर बनाई अपने माइंड में फ्यूचर को लेकर। या फिर हम कह सकते हैं वी एनविसेज अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन, मतलब कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छे फ्यूचर की कल्पना करते हैं या फिर उम्मीद रखते हैं, हम उनके ब्राइट फ्यूचर का विजन देखते हैं बेसिकली इस तरीके से। द आर्किटेक्ट एनविसेज अ मॉडर्न बिल्डिंग, मतलब कि एक आर्किटेक्ट ने जो है वो मॉडर्न बिल्डिंग का डिज़ाइन अपने दिमाग में सोचा, यानी कि बिल्डिंग बनने से पहले उसका जो विजन था वो कैसा था, तो क्लियर था बिल्कुल। तो इस तरीके से यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि एनविसेज का मतलब होता है कि किसी फ्यूचर आइडिया, प्लान या फिर सिचुएशन को पहले से अपने दिमाग में क्लियरली इमेजिन कर लेना, तो उसे हम एनविसेज करना कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इमेजिन, विजुअलाइज या फिर फोरसी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इमेजिन।
दोस्तों इमेजिन का मतलब होता है किसी चीज़ की कल्पना करना। इमेजिन किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि एनविसेज ज़्यादातर हम फ्यूचर प्लान्स और पॉसिबिलिटीज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इमेजिन जो है वो जो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ आप कर भी नहीं सकते हो, उसको भी अगर आप जो है वो उसकी भी कल्पना करते हो तो उसके लिए भी हम इमेजिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एनविसेज हम कब यूज़ करते हैं, जब हम फ्यूचर की कोई चीज़ मतलब कि हमारे दिमाग में चल रही है कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे सच में मतलब कि हकीकत में लानी है। तो अगर उसके लिए आप जो है वो कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनविसेज कहते हैं। तो इमेजिन और एनविसेज के बीच का भी डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। इसके बाद वर्ड आता है विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ की क्लियर इमेज अपने माइंड में देखना, तो उसे हम जो है वो विजुअलाइज करना कहते हैं। विजुअलाइज जो है वो मतलब कि मेंटल पिक्चर पर फोकस करता है, जबकि एनविसेज फ्यूचर प्लानिंग और विजन को भी इंक्लूड करता है। तो इस तरीके से ये भी डिफरेंस समझना है। फोरसी हमारा तीसरा वर्ड आता है। फोरसी का मतलब होता है कि पहले से ही अंदाजा लगा लेना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फोरसी बेसिकली प्रिडिक्शन पर फोकस करता है, यानी कि अनुमान लगाने पर फोकस करता है एक तरीके से। मतलब कि जैसे आपके मन में किसी तरीके का मतलब कि एक तरीके से फ्यूचर का मतलब कि कुछ तो भी अंदेशा आ जाता है, उस तरीके से आप बता सकते हैं। फोरसी का मतलब प्रिडिक्शन करना, बेसिकली अंदाजा लगा लेना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जबकि एनविसेज जो है वो इमेजिनेशन और प्लानिंग पर डिपेंड करता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फोरसी और एनविसेज में मतलब कि क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स हैं, इग्नोर, ओवरलुक या फिर डिसरिगार्ड। दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान ना देना या फिर उसे अवॉइड कर देना, नज़रअंदाज कर देना। ये एनविसेज का अपोजिट है, क्योंकि एनविसेज में फ्यूचर के बारे में एक्टिवली सोचा जाता है और इसमें किसी बात को मतलब कि टाला जाता है। ओवरलुक का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को नोटिस ना करना या फिर उस पर ध्यान ना देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक तरीके से नज़रअंदाज करना कहेंगे, ओवरलुक करना कहेंगे। तीसरा हमारा वर्ड आता है डिसरिगार्ड। दोस्तों डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर देना, किसी चीज़ की अहमियत को मतलब कि टाल देना, इग्नोर कर देना, तो उसे हम कहेंगे डिसरिगार्ड। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं जहाँ पर हमने इग्नोर, ओवरलुक या फिर डिसरिगार्ड जैसे वर्ड्स हमने पढ़े हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी एनविसेजेस हरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल डॉक्टर वन डे। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो लड़की अपने फ्यूचर में खुद को एक सक्सेसफुल डॉक्टर के रूप में इमेजिन करती है। वो सिर्फ सपना नहीं देख रही है, बल्कि अपने फ्यूचर की एक क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बना रही है कि उसे बनना भी है वो। यानी कि सिर्फ सपने ही नहीं देख रही है कि सपने को देखकर छोड़ दिया, बल्कि उसे क्या करना है, तो उसको अपनी रियल लाइफ में भी वो चीज़ लानी है। इसी प्रोसेस को हम जो है वो एनविसेज करना कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि एनविसेज यानी क्या है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डायलेट। दोस्तों डायलेट का मतलब होता है फैलना, किसी चीज़ को फैलाना, चौड़ा होना या फिर विस्तृत करना बेसिकली, तो उसे हम डायलेट कहते हैं। यानी कि डायलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का साइज बढ़ना या फिर किसी चीज़ का साइज बढ़ाना, यानी कि उसका फैल जाना या फिर उसका चौड़ा हो जाना। ये नेचुरली भी हो सकता है या फिर किसी मतलब कि बाहरी फोर्स की वजह से, बाहरी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। ये जो वर्ड है वो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में, मेडिसिन और साइंस में यूज़ होता है। इसका एक और मीनिंग भी है, जो कि आइडियाज़ और टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। इसीलिए डायलेट के जो है वो 2 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं। तो आइए समझते हैं कि वो 2 इंपॉर्टेंट मीनिंग्स कैसे-कैसे हैं, यानी कि कौन से हैं। उन्हें एग्जांपल के साथ डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला मीनिंग है डायलेट का, वो तो है फैलना या फिर चौड़ा होना, जो कि मोस्ट कॉमन मीनिंग है। ओके, जब कोई चीज़ अपना साइज़ बढ़ा लेती है या फिर एक्सपैंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसे हम डायलेट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि डॉक्टर जो है वो टॉर्च से अपनी आँखों में मतलब कि आपकी आँखों में जो है वो लाइट डालते हैं। अगर रूम में अंधेरा है तो आपकी जो मतलब कि प्यूपिल्स है, वो मतलब कि आंखें जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है, ताकि जो है वो लाइट ज़्यादा अंदर जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो, रूम में जाते हो, तो आप क्या करते हो कि अपनी आंखें जो है वो बड़ी करके देखने की कोशिश करते हो कि कुछ क्लियर दिख रहा है या फिर नहीं, इस तरीके से। यानी कि आपने क्या किया है, तो आपकी आंखों को बड़ा किया है। या फिर ब्लड वेसल जो है वो, जब आपकी एक्सरसाइज होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी ब्लड वेसल्स क्या करती है, तो डायलेट हो जाती है, थोड़ी बहुत जो है वो एक्सपैंड होती है। या फिर जब आप बलून्स में हवा भरते हो, तब वो बलून्स क्या हो जाते हैं, तो डायलेट होते हैं वो बलून्स, यानी कि एक्सपैंड होते हैं। यानी कि इन सारे एग्जांपल्स में हमने क्या पढ़ा है कि कोई चीज़ फैल रही है या फिर चौड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। तो ये तो है हमारा डायलेट का पहला
मीनिंग। दूसरा मीनिंग हमारा डायलेट का आता है कि किसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना, ठीक है। यानी कि डायलेट ऑन या फिर डायलेट अपॉन का मतलब होता है कि किसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना या फिर उसके बारे में लंबी बात करना, तो उसे भी हम जो है वो डायलेट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि किसी टीचर ने कहा है कि कैन यू डायलेट ऑन योर आंसर, मतलब कि क्या तुम अपने आंसर को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इस तरीके से भी हम जो है वो मतलब कि डायलेट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायलेट का जो पहला मीनिंग है यानी कि एक्सपैंड होना वो ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन डायलेट ऑन यानी कि इलेबोरेट भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों मीनिंग आपको जो है वो ध्यान रखने हैं। दोस्तों अब हमारे पास जो है वो मतलब कि कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी है जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जो है वो समझ आएगा कि डायलेट हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है द प्यूपिल्स डायलेट इन द डार्क, मतलब कि अंधेरे में जो है वो हमारी आंखों की जो पुतलियां है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। यानी कि हम जो है वो मतलब कि अंधेरे में चीज़ें देखने के लिए क्या कर लेते हैं, तो अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर जा सके और हमें कुछ दिख सके, इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं द डॉक्टर एक्सप्लेन वाई ब्लड वेसल्स डायलेट, मतलब कि डॉक्टर ने बताया कि क्यों हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो फैलती है, एक्सपैंड होती है। यानी कि एक्सरसाइज या फिर हीट की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो एक्सपैंड हो सकती है, बड़ी हो सकती है, फैल सकती है, तो इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे प्लीज डायलेट ऑन योर आइडिया, मतलब कि अपने आइडिया को थोड़ा और डिटेल में समझाओ। ये जो है वो हमारा दूसरा वाला मीनिंग है, जब हम किसी टॉपिक को एलाबोरेट करते हैं या फिर मतलब कि डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो तब हम डायलेट का यूज करते हैं। यानी कि मुझे सिर्फ शॉर्ट आंसर नहीं चाहिए बल्कि पूरी एक्सप्लेनेशन दो, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एक और बार मैं आपको बता दूं, ओवरऑल मीनिंग में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि डायलेट का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, या फिर दूसरा मीनिंग इसका होता है किसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना। तो ये दोनों मीनिंग आपको जो है वो ध्यान रखने हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स में हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, एक्सपैंड, एनलार्ज या फिर एलाबोरेट। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है साइज या फिर एरिया में किसी चीज़ का बढ़ना। एक्सपैंड जो है वो एक जनरल वर्ड है, जबकि डायलेट साइंस और मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। एनलार्ज हमारा दूसरा वर्ड आता है। एनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का बड़ा होना या फिर किसी चीज़ को बड़ा करना। एनलार्ज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि डायलेट जो है वो नेचुरल एक्सपेंशन को भी शो करता है। एलैबोरेट हमारा तीसरा वर्ड है। एलैबोरेट का मतलब होता है किसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना। एलैबोरेट जो है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ही यूज़ होता है, जबकि डायलेट का फिजिकल एक्सपेंशन वाला मीनिंग भी होता है। हमने यानी कि हमने दो मीनिंग पढ़े हैं डायलेट के, जबकि एलैबोरेट का सिर्फ एक ही मीनिंग है, जो कि है किसी चीज़ को मतलब कि एक्सप्लेन करना डिटेल में। उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन तीन वर्ड्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक या फिर नैरो। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना या फिर साइज में छोटा हो जाना। ये जो है वो डायलेट का क्या है, तो मतलब कि डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड आता है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है धीरे धीरे छोटा हो जाना। और तीसरा हमारा वर्ड आता है नैरो। दोस्तों नैरो का मतलब होता है कम चौड़ा या फिर पतला हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, नैरो हो जाना हम उसे कहेंगे। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स है जहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक और नैरो जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द प्यूपिल्स डायलेट व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम। यानी कि जो एग्जाम्पल है वो हमने पहले भी 2 बार देखा है, तो यही हमारे पास एग्जाम्पल है कि इस सेंटेंस का मतलब है कि जैसे ही आप एक अंधेरे कमरे में या फिर रूम में जाते हो, तो आपकी आंखों की जो पुतलियां है वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है, ताकि ज़्यादा जो है वो लाइट अंदर जा सके। ये नेचुरल एक्सपेंशन को डायलेट कहते हैं। ओके, यानी कि इसे नेचुरल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, तो डायलेट कहेंगे। यानी कि हमने जो है वो किसी चीज़ के चौड़े होने के सेंस में इस एग्जाम्पल को मतलब कि डिस्कस किया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले मतलब कि वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्रिजिड। दोस्तों फ्रिजिड का मतलब होता है अत्यंत ठंडा, भावहीन, रूखा या फिर स्नेहहीन। दोस्तों फ्रिजिड में से जो है वो हमें फ्रिज का सेंस आता है, ठीक है। हमें इस तरीके का वर्ड भी सुना मतलब कि सुनाई दे रहा है कि फ्रिजिड मतलब कि फ्रिज, तो उस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि फ्रिज मतलब कि कोई चीज़ ठंडी होना या फिर बेजान होना, रूखा होना, थोड़ी सी मतलब कि जिसमें इमोशंस नहीं है, इस तरीके से। यानी कि फ्रिजिड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, एक्सट्रीमली कोल्ड, या फिर किसी इंसान का ऐसा बिहेवियर जो बिल्कुल ही
कोल्ड हो, अनफ्रेंडली हो या फिर इमोशनलेस लगे, ठीक है। इस वर्ड के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक मीनिंग है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होना किसी चीज़ का, यानी कि टेम्परेचर के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा हमारा इस वर्ड का मीनिंग आता है कि इमोशनली कोल्ड या फिर अनफ्रेंडली, यानी कि इंसान के बिहेवियर के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोनों ही मीनिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। यानी कि जब किसी जगह पर वेदर या फिर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ही कम हो, तो उसे भी हम जो है वो फ्रिजिड कह सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो टेम्परेचर के लिए भी फ्रिजिड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सोचो आप अंटार्कटिका गए, वहाँ का टेम्परेचर इतना कम है कि कुछ ही मिनट्स में जो है वो सब कुछ जम जाता है या फिर आपके जो हाथ है वो सुन्न होने लगते हैं। तो आप कह सकते हो द वेदर इज़ फ्रिजिड, यानी कि वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। या फिर कभी कभी फ्रिजिड किसी इंसान के बिहेवियर के लिए भी यूज़ हो सकता है। यानी कि वो इंसान कैसा होता है, तो किसी से प्यार से बात नहीं करता, बहुत ही रूड होता है, दूर दूर रहता है, डिस्टेंट रहता है, या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, इमोशनलेस होता है इस तरीके से। तो ऐसा बिहेवियर भी रिजिड कहलाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस में एक मैनेजर है जो कि सारे एम्प्लॉय से हमेशा बिना स्माइल के बहुत ही कोल्ड तरीके से बातें करता है। सब लोगों से जो है वो अप्रोचेबल नहीं समझते, यानी कि हर कोई उससे जो है वो बात नहीं करना चाहता, तो उसका बिहेवियर कैसा है, तो फ्रिजिड है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर फ्रिजिड का मतलब इमोशनलेस या फिर रूड हो सकता है, लेकिन क्रूअल नहीं हो सकता। यानी कि उसे हम जो है वो क्रूर नहीं कह सकते, रूड कह सकते हैं, भावनाहीन कह सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि फ्रिजिड का मतलब होता है बहुत ही ठंडा या फिर इमोशनली कोल्ड, ठीक है। एक तरफ होता है बॉडी में ठंड, एक तरफ होती है दिल में ठंड, यानी कि जहाँ पर मतलब कि इमोशंस है। तो उस तरीके से आपको जो है वो मतलब कि ध्यान रखना है कि फ्रिजिड के दो मीनिंग है, कि एक हम टेम्परेचर के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक जो है वो किसी के टेम्परामेंट के लिए, यानी कि किसी मतलब कि व्यक्ति के बिहेवियर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम जो है वो कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं इस वर्ड से रिलेटेड। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल आता है, द माउंटेन एयर वॉज फ्रिजिड, मतलब कि पहाड़ों की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, यानी कि टेम्परेचर कैसा था, तो बहुत ही ज़्यादा लो था। या फिर हम कहेंगे शी गेव हिम अ फ्रिजिड रिप्लाई, मतलब कि उसने बहुत ही ठंडे और रूड तरीके से जवाब दिया, यानी कि उसके जवाब में वार्मथ या फिर फ्रेंडलीनेस नहीं थी, यानी कि उसने प्यार से बात नहीं की, बल्कि कैसे बात की, तो बहुत ही मतलब कि कोल्ड तरीके से, एक रूखे तरीके से बात की। या फिर हम कहेंगे द लेक रिमेंड फ्रिजिड इवन इन स्प्रिंग, मतलब कि स्प्रिंग सीजन में भी जो मतलब कि तालाब था, जो लेक था, उसका जो पानी है वो बहुत ही ठंडा था, यानी कि पानी का टेम्परेचर अभी भी कैसा था, तो बहुत ही लो, यानी कि बहुत ही कम था। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल मीनिंग के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि फ्रिजिड का मतलब होता है या तो बहुत ही ठंडा या फिर इमोशनली कोई मतलब कि कोल्ड या फिर अनफ्रेंडली, तो उसे हम कहेंगे फ्रिजिड। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, फ्रीजिंग, आइसी या फिर कोल्ड। सबसे पहला हमारा वर्ड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। फ्रीजिंग जो है वो हम टेम्परेचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि फ्रिजिड बिहेवियर के लिए भी यूज़ हो सकता है। फ्रिजिड वैसे टेम्परेचर के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन दूसरा चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये भी है हमारे पास कि ये हम किसी के बिहेवियर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि फ्रीजिंग सिर्फ हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है आइसी। आइसी का मतलब होता है बर्फ़ जैसा ठंडा या फिर कोल्ड एटीट्यूड वाला। आइसी और फ्रिजिड दोनों इमोशनल कोल्डनेस को दिखाते हैं, लेकिन फ्रिजिड जो है वो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है। इसके बाद हमारा तीसरा वर्ड आता है कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा या फिर इमोशनली डिस्टेंट रहना, ठीक है। कोल्ड एक जनरल वर्ड है, जबकि फ्रिजिड जो है वो उसका स्ट्रॉन्गर वर्जन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने अभी अभी सिनोनिम्स पढ़े हैं, जहाँ पर हमने फ्रीजिंग, आइसी, कोल्ड ये सारे वर्ड देखे हैं। अब दोस्तों अगर एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम्स में हमारे पास है वार्म, फ्रेंडली या फिर अफेक्शनेट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वार्म। वार्म का मतलब होता है हल्का सा गर्म या फिर प्यार भरा। वार्म अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें, तो जिसे हम हल्का सा गर्म कह सकते हैं, तो वो होता है वार्म। या फिर अगर बिहेवियर के हिसाब से अगर आप वार्म बोलना चाहते हो, तो जो मतलब कि थोड़ा सा प्यार भरा होता है, जिसमें इमोशंस होते हैं, जो अच्छे से रहता है, लोगों के साथ अच्छे से बात करता है, तो उसे हम वार्म कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार या फिर अच्छा बिहेवियर रखना, तो उसे हम फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यार और केयर दिखाने वाला, तो उसे हम जो है वो अफेक्शनेट कहते हैं। तो ये सारे हमारे वर्ड क्या है, तो एंटोनिम्स है, जिसमें हमने जो है वो वार्म, फ्रेंडली और अफेक्शनेट जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, डिस्पाइट हिज फ्रिजिड एटीट्यूड ही केयर्ड डीपली फॉर हिज फैमिली।
मतलब कि सेंटेंस का मतलब है कि बाहर से वो इंसान बहुत ही कोल्ड और अनफ्रेंडली लगता था। वो अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता था, लेकिन अंदर से वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनकी केयर करता था। वहाँ पर यहाँ पर जो है वो मतलब कि फ्रिजिड उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि उसके असली इमोशंस को। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फ्रिजिड यानी क्या है और कैसे हम इसका अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्फॉर्मिटी। दोस्तों इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है दुर्बलता, कमजोरी या फिर शारीरिक या फिर मानसिक कमजोरी, अशक्तता जिसे हम कह सकते हैं। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है शारीरिक या फिर मानसिक कमजोरी, यानी कि मेंटल या फिर फिजिकल, मतलब कि वीकनेस, जो किसी इंसान की स्ट्रेंथ, हेल्थ या फिर एबिलिटी को कम कर देती है। यानी कि ऐसी वीकनेस जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो मतलब कि हेल्थ है, यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य है या फिर हमारी जो क्षमता है, अगर उसको कोई कम कर दे तो उसे हम इन्फॉर्मिटी कहेंगे। ये वीकनेस जो है वो ओल्ड एज में आ सकती है, इलनेस किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, ये वीकनेस किसी इंजरी, किसी मतलब की चोट की वजह से हो सकती है, नेचुरल लिमिटेशंस की वजह से, जैसे कि बुढ़ापा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब कि हो सकती है। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम जो है वो बूढ़े लोगों के लिए, लॉन्ग टर्म इलनेस यानी कि कोई भाई मतलब कि लंबे समय से बीमार है उसकी वीकनेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डिसेबिलिटीज़ मतलब कि किसी का हाथ टूटा हुआ है, पैर नहीं है या फिर आँख नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें डिसेबिलिटीज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी-कभी ह्यूमन वीकनेस के लिए भी ये जो वर्ड है यूज़ हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्फॉर्मिटी का मतलब कोई बीमारी नहीं होता है। ये वीकनेस या फिर लैक ऑफ स्ट्रेंथ को बताता है। चाहे उसका रीज़न इलनेस हो सकता है, यानी कि एक बार को जो है वो वीकनेस का रीज़न इलनेस हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली इन्फॉर्मिटी को बीमारी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका रीज़न अलग-अलग हो सकता है, बुढ़ापा भी हो सकता है या फिर कोई और कंडीशन भी हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन्फॉर्मिटी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी इसका कोई कारण हो सकता है। एक सिंपल जो है वो एग्जांपल समझते हैं। सोचो, मान लीजिए कि कोई 80-90 साल के कोई मतलब कि बूढ़ा आदमी है, कोई दादाजी है। पहले वो जो है वो बिना किसी हेल्प के चल लेते थे, अपना काम कर लेते थे, लेकिन अब उनके जो पैर हैं वो कमज़ोर हो गए हैं। उन्हें जो है वो लाठी यानी कि स्टिक की ज़रूरत पड़ती है कल चलने के लिए या फिर अपना काम करने के लिए। तो ये क्या है? तो ये उनकी फिज़िकल इन्फॉर्मिटी है। या फिर मान लीजिए कि किसी इंसान की आँखों की रोशनी बहुत ही कम हो चुकी है, उसे उसे जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो ये भी उसकी एक तरीके की इन्फॉर्मिटी है। यानी कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, फर्म नहीं है, बल्कि वीक है, तो वो क्या है? इन्फॉर्म है, यानी कि इन्फॉर्मिटी वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है शारीरिक या फिर मानसिक कमज़ोरी, तो उसे हम कहेंगे इन्फॉर्मिटी। दोस्तों उसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो वर्ड है वो हमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें किस तरीके से यूज़ है या फिर इसका मीनिंग सेंटेंसेस में हमें कैसा लगता है। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है एज ब्रॉट मैनी इन्फॉर्मिटीज, मतलब कि बूढ़ी मतलब कि बढ़ती उम्र जो है वो उसके साथ जो है वो हमारे शरीर में कई सारी कमजोरियां आ जाती है। यानी कि बढ़ती उम्र के साथ कई सारी कमजोरियां जो है वो आ गई। ओल्ड एज की वजह से जो है वो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। ही कुड नॉट वॉक बिकॉज ऑफ हिज इन्फॉर्मिटी, मतलब कि वो अपनी कमजोरी की वजह से वो चल नहीं पाता, यानी कि फिजिकल वीकनेस ने उसकी मूवमेंट को, यानी कि उसके चलने फिरने को अफेक्ट किया है, उस पर असर डाला है। या फिर हम कहेंगे शी केयर्ड फॉर हर ग्रैंडफादर डिस्पाइट हिज इन्फॉर्मिटी, यानी कि मतलब उसने अपने दादाजी की उन कमजोरियों के बावजूद उनकी देखभाल की। ठीक है, ग्रैंडफादर ओल्ड एज की वीकनेस से गुजर रहे थे, यानी कि उनको बहुत सारी वीकनेस थी, वो ठीक से चल नहीं पाते होंगे या फिर कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो इन सारी कमियों के बावजूद उस लड़की ने क्या किया? तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर की, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल, यानी कि उन्हें संभाला इस तरीके से। यानी कि इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है शारीरिक या फिर मानसिक कमजोरी, जो कि हमारी हेल्थ या फिर एबिलिटी को कम कर देती है, तो उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मिटी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, वीकनेस, फ्रेलिटी या फिर डेबिलिटी। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है स्ट्रेंथ की कमी। वीकनेस जो है वो एक जनरल वर्ड है, जबकि इन्फॉर्मिटी अक्सर हम हेल्थ या फिर ओल्ड एज से जुड़ी हुई वीकनेस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है बहुत ही नाजुक और कमज़ोर होना। फ्रेलिटी बॉडी की जो है वो डेलिकेसी को, यानी कि जो नाजुकपन होता है उसे शो करता है, जबकि इन्फॉर्मिटी किसी भी फिजिकल या फिर मेंटल वीकनेस को शो कर सकता है। डेबिलिटी हमारा तीसरा वर्ड है। डेबिलिटी का मतलब होता है कि बीमारी या फिर किसी कमजोरी की वजह से हमारी ताकत कम हो जाना, स्ट्रेंथ कम हो जाना। डिफरेंस ये है कि डेबिलिटी ज़्यादा मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, जबकि इन्फॉर्मिटी एक जनरल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है? तो हमने सिनोनिम्स पढ़े हैं, जहाँ पर हमने वीकनेस, फ्रेलिटी और डेबिलिटी जैसे वर्ड्स पढ़े हैं। अब अगर एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है स्ट्रेंथ, रॉबस्टनेस या फिर विगर।
सबसे पहला हमारा वर्ड आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत और शक्ति। ये इन्फॉर्मिटी का क्या है, डायरेक्ट अपोजिट है। रॉबस्टनेस का मतलब होता है एक तरीके से रफ टफ होना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मजबूत और हेल्दी होना, तो उसे हम कहेंगे रॉबस्टनेस। ओके, नाउन था इसलिए हमने नेस लगाया है, बल्कि रॉबस्ट भी एक वर्ड होता है। विगर हमारा तीसरा वर्ड है। विगर का मतलब होता है एनर्जी, हेल्थ या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, तो उसे हम कहेंगे विगर। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जहां पर हमने स्ट्रेंथ, रॉबस्टनेस या फिर विगर जैसे वर्ड्स देखे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, डिस्पाइट हिज इन्फॉर्मिटी ही केम टू द फैमिली फंक्शन। इस सेंटेंस का मतलब है कि अपनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद वो फैमिली फंक्शन मतलब कि अटेंड करने आया। उसकी हेल्थ परफेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई। यहाँ पर इन्फॉर्मिटी उसकी फिजिकल वीकनेस को दिखाता है बेसिकली। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मिटी यानी कि क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्कम्फीचर। दोस्तों डिस्कम्फीचर का मतलब होता है संकोच, असहजता यानी कि शर्मिंदगी या फिर घबराहट। डिस्कम्फीचर का मतलब होता है ऐसे जब कोई इंसान अचानक किसी सिचुएशन की वजह से एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा या फिर कंफ्यूज्ड या फिर अनकंफर्टेबल फील करे। ये किसी जो है वो अनएक्सपेक्टेड बात की वजह से उसका कॉन्फिडेंस मतलब कि अगर थोड़ा हिल जाता है किसी व्यक्ति का, और वो समझ ना पाए कि अब क्या करे, कैसे बचे इस चीज़ से, तो उसे हम जो है वो डिस्कम्फीचर कह सकते हैं। दोस्तों ये जो फीलिंग है वो हमारे अंदर कब आती है, जब हम पब्लिकली कोई मिस्टेक कर देते हैं सबके सामने, तो हमें थोड़ी मतलब कि शर्मिंदगी महसूस होती है, या फिर कोई ऑकवर्ड सिचुएशंस हमारे सामने हो रही होती है, तो उसमें भी हम जो है वो थोड़ा अलग फील करते हैं। या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाने पर, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट यानी कि ऐसी घटना जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, अगर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, तो उसकी वजह से ये जो फीलिंग है यानी कि डिस्कम्फीचर वाली फीलिंग, ये हमारे मन में आ सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्कम्फीचर का मतलब सिर्फ दुखी होना या फिर सिर्फ डर लगना नहीं होता है। इसका मतलब है कि एम्बैरेसमेंट भी होना, यानी कि थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी हमें फील होती है, ऑकवर्डनेस थोड़ा अजीब भी हमें लगता है, या फिर थोड़ी कन्फ्यूजन भी हमारे अंदर होती है, तो उसे हम कहेंगे डिस्कम्फीचर। दोस्तों इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि सोचो टीचर जो है वो क्लास में एक स्टूडेंट से सवाल पूछते हैं। स्टूडेंट जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर दे देता है। पूरी क्लास जो है वो उस पर हंसने लगती है। अब उसे बहुत ही अजीब लग रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, उसके गलत जवाब देने पर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो ये जो फीलिंग है ये डिस्कम्फीचर है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी दोस्त का नाम जो है वो समझ लो भूल जाते हो, और वो दोस्त जो है वो आपके सामने ही खड़ा है, तो आपको अचानक बहुत ही ऑकवर्ड फील होगा, शर्मिंदगी महसूस होगी कि आप जो है वो उसका नाम कैसे भूल गए। तो ये भी जो फीलिंग है ये भी डिस्कम्फीचर की ही फीलिंग होती है, यानी कि ऐसे सिचुएशन जहाँ पर आप ऑकवर्ड और एम्बैरेस दोनों फील करें, तो उसे हम कहते हैं डिस्कम्फीचर। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डिस्कम्फीचर का मतलब होता है अचानक शर्मिंदा या फिर असहज हो जाना, यानी कि अनकंफर्टेबल हो जाना, तो उसे हम डिस्कम्फीचर कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं ही स्माइल टू हाइड हिज डिस्कम्फीचर, मतलब कि उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए स्माइल किया, यानी कि वो अंदर से ऑकवर्ड फील कर रहा था। या फिर हम कहेंगे शी लुक्ड एम्बैरेस्ड विथ ऑब्वियस डिस्कम्फीचर, मतलब कि वो क्लियरली असहज यानी कि अनकंफर्टेबल और शर्मिंदा लग रही थी, यानी कि सिचुएशन ने उसका कॉन्फिडेंस क्या कर दिया था, तो कम कर दिया था, गिरा दिया था। या फिर हम कह सकते हैं हिज मिस्टेक कॉज्ड ग्रेट डिस्कम्फीचर, मतलब कि उसकी गलती की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, यानी कि वो ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। ठीक है, तो लगा था, सॉरी हिज है ना, इस तरीके से मतलब कि लड़के के कॉन्टेक्स्ट में ये जो सेंटेंस है वो यूज़ हुआ है। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डिस्कम्फीचर का मतलब होता है किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से एम्बैरेस्ड फील करना, ऑकवर्ड फील करना या फिर अनकंफर्टेबल फील करना, तो उसे हम कहते हैं डिस्कम्फीचर। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, एम्बैरेसमेंट, अनईजीनेस या फिर डिस्कम्फर्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। डिफरेंस क्या है, एम्बैरेसमेंट सिर्फ शर्मिंदगी को बताता है, जबकि डिस्कम्फीचर में कन्फ्यूजन और ऑकवर्डनेस और अनकंफर्टेबल होना भी होता है। ठीक है, अनइजीनेस हमारा दूसरा वर्ड है। अनइजीनेस का मतलब होता है अंदर से अनकंफर्टेबल या फिर मतलब कि बेचैनी फील करना, रेस्टलेस फील करना। अनइजीनेस जो है वो जनरल डिस्कम्फर्ट है, जबकि डिस्कम्फीचर अक्सर किसी स्पेसिफिक एम्बैरेसिंग सिचुएशन की वजह से होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
या फिर हमारा तीसरा वर्ड आता है डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है असुविधा या फिर अनकंफर्टेबल फीलिंग। ओके, डिस्कम्फर्ट फिजिकल या फिर इमोशनल दोनों हो सकता है, जबकि डिस्कम्फीचर मेनली इमोशनल ऑकवर्डनेस को हमें दिखाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको समझने हैं। यानी कि यहाँ पर हमने सिनोनिम्स में कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं, तो एम्बैरेसमेंट पढ़ा है, अनईजीनेस पढ़ा है या फिर डिस्कम्फर्ट पढ़ा है। अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स की तरफ। तो एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन तीन वर्ड है, कॉन्फिडेंस, कंपोजर या फिर ईज। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद पर भरोसा और सेल्फ अश्योरेंस होना। ये डिस्कम्फीचर का डायरेक्ट अपोजिट है। दूसरा हमारा वर्ड है कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में भी शांत और कंट्रोल्ड रहना। और तीसरा हमारा वर्ड है ईज। ईज का मतलब होता है बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करना, तो उसे हम कहते हैं ईज। ओके, यानी कि सहज महसूस करना। अब दोस्तों ये सारे हमने तो एंटोनिम्स डिस्कस कर लिए। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही फेल्ट डिस्कम्फीचर व्हेन ही फॉरगेट हिज टीचर्स नेम। मतलब कि सेंटेंस का मतलब है कि जब वो अपनी टीचर का नाम भूल गया तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड और शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गया और कि मतलब कि अब क्या बोला जाए, इस तरीके से। इसी एम्बैरेस्ड और अनकंफर्टेबल फीलिंग को हम डिस्कम्फीचर कह सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंट्रेपिड। दोस्तों इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर, साहसी, निर्भीक या फिर बेखौफ। यानी कि इंट्रेपिड का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि मुश्किल, खतरनाक और डरावनी सिचुएशन में भी बिना डरे, बिना मतलब कि बिना हारे हिम्मत के साथ काम करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रेपिड हम उसे कहेंगे। यानी कि जिसे डर हो सकता है लेकिन वो उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रेपिड हम उसे कहेंगे। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम जो है वो सैनिकों के लिए यानी कि सोल्जर्स के लिए, एक्सप्लोरर्स के लिए, फायर फाइटर्स के लिए, माउंटेनियर्स के लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए, लीडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते हैं। या फिर किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में जो भी इंसान मतलब कि बहादुर है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, तो उसके लिए भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक इंट्रेपिड इंसान सोच समझकर मुश्किल सिचुएशंस का सामना करता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोचो एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है, सब लोग मतलब कि बाहर भाग रहे हैं, बाहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन एक जो है वो फायर फाइटर है जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान पर खेल कर अंदर जाकर लोगों को बचाता है। तो ये जो फायर फाइटर है ये कैसा है, इंट्रेपिड है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई मतलब कि पर्वत चढ़ने वाला व्यक्ति है, माउंटेनियर है, जो कि बहुत ही मुश्किल और डेंजरस माउंटेन पर चढ़ने के लिए सालों तक प्रैक्टिस करता है और फिर हिम्मत के साथ क्लाइम करता है यानी कि चढ़ता है। तो ये उसकी इंट्रेपिड नेचर को दिखाता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंट्रेपिड का मतलब होता है जो मुश्किल या फिर खतरनाक सिचुएशन में भी निडर और बहादुर रहे, तो उसे हम कहते हैं इंट्रेपिड। अब दोस्तों उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं द इंट्रेपिड फायर फाइटर सेव द चाइल्ड। मतलब कि निडर फायर फाइटर ने बच्चे की जान बचाई, उसने खतरे से डर के मतलब कि खतरे से डर कर पीछे नहीं हटा, वो इस तरीके से। या फिर हम कहेंगे शी इज़ एन इंट्रेपिड ट्रैवलर। मतलब कि वो बहुत ही बहादुर ट्रैवलर है, वो बिना डरे नए और डिफिकल्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करती है, इस तरीके से। या फिर हम कह सकते हैं द इंट्रेपिड सोल्जर प्रोटेक्टेड हिज टीम। मतलब कि बहादुर सोल्जर ने अपनी टीम को क्या किया, तो मतलब कि उसकी रक्षा की, उसे प्रोटेक्ट किया, उसे बचाया, उसने डेंजर का सामना हिम्मत से किया। इस तरीके से जो है वो आप इस वर्ड का सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंट्रेपिड का मतलब होता है बहादुर, निडर या फिर मतलब कि खतरों का हिम्मत से सामने करने वाला। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि इंट्रेपिड यानी क्या होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, फियरलेस, करेजियस या फिर ब्रेव। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है बिना डरे काम करना। दूसरा वर्ड आता है करेजियस। करेजियस का मतलब होता है हिम्मत और साहस दिखाना, यानी कि अपनी ब्रेवरी दिखाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, करेजियस कहेंगे, यानी कि हिम्मत रखना। ब्रेव हमारा तीसरा वर्ड है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर होना। दोस्तों ब्रेव जो है वो एवरीडे वर्ड है, जबकि इंटरप्रेट एक स्ट्रॉन्गर और फॉर्मल वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे क्या थे, तो सिनोनिम्स थे जहां पर हमने फियरलेस, करेजियस और ब्रेव जैसे वर्ड्स डिस्कस किए हैं। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कवर्डली, टिमिड या फिर फियरफुल। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है, कावर्डली। कावर्डली का मतलब होता है डरपोक होना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कावर्डली। टिमिड का मतलब होता है थोड़ा शर्मिला होना और जो मतलब कि जल्दी डर जाता है, जो शाय भी है और मतलब कि डरपोक भी है, तो ऐसे व्यक्ति को हम टिमिड कहते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ या फिर हमेशा डर महसूस करने वाला, फियर फील करने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फियरफुल। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स हैं जहां पर हमने कावर्डली, टिमिड और फियरफुल जैसे वर्ड्स डिस्कस किए हैं।
अब दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द इंट्रेपिड क्लाइंबर रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। इस सेंटेंस का मतलब है कि माउंटेन पर चढ़ना एक बहुत ही मतलब कि डिफिकल्ट और रिस्की काम होता है, लेकिन क्लाइंबर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर चैलेंज का सामना किया और आखिर में माउंटेन के टॉप तक वो पहुंच ही गया। इसके निडर और बहादुर नेचर को हम क्या कहेंगे? हम इंट्रेपिड हम उसे कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इंट्रेपिड यानी क्या होता है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेस्प्लेंडेंट। दोस्तों हमारा ये जो वर्ड है रेस्प्लेंडेंट, इसका मतलब होता है तेजस्वी, अत्यंत चमकदार, दमकदार, भव्य, शानदार। तो उसे हम क्या कहेंगे? रेस्प्लेंडेंट हम उसे कह सकते हैं। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा चमकदार, भव्य यानी कि बड़ा या फिर इम्प्रेसिव दिखना। जब कोई इंसान या फिर कोई कपड़ा, कोई बिल्डिंग, कोई पैलेस या फिर कोई नेचुरल सीन इतना ज़्यादा खूबसूरत या फिर ब्राइट लगे कि देखते ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए, तो उसके लिए हम रेस्प्लेंडेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड है वो चमक यानी कि शाइन के लिए ही यूज़ नहीं होता है सिर्फ, बल्कि ब्यूटी के लिए, एलिगेंस के लिए या फिर किसी चीज़ की मतलब कि कोई चीज़ मतलब कि कितनी बड़ी है, कितनी ग्रैंड है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम जो है वो ये वर्ड यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि रेस्प्लेंडेंट का मतलब सिर्फ ब्यूटीफुल, सिर्फ चमकदार होना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है कि इतना खूबसूरत और इतना चमकदार कि देखने वाला इंप्रेस हो जाए। उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। सोचो कि दिवाली की रात है और एक बड़ा सा महल है जिसे मतलब कि हजारों दिए से, लाइट से सजाया गया है। दूर से देखने पर वो इतना ज़्यादा चमक रहा है, इतना ज़्यादा मतलब कि सुंदर लग रहा है कि हर कोई मतलब कि उसकी तरफ ही देखने लगता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि वो जो महल है वो रेस्प्लेंडेंट लग रहा है। या फिर मान लीजिए कि शादी का दिन है, शादी के दिन एक दुल्हन है जो कि बहुत ही मतलब कि उसने खूबसूरत लहंगा पहना है, बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनी है। तो उसकी पर्सनैलिटी इतनी ग्रेसफुल और ब्राइट लग रही है कि सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो दुल्हन जो है वो रेस्प्लेंडेंट लग रही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है बहुत ही चमकदार, बहुत ही बड़ा, भव्य या फिर खूबसूरत दिखना। तो उसे हम कहते हैं रेस्प्लेंडेंट। अब दोस्तों उसी तरह हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो कि हम मतलब कि समझ पाएंगे कि हमें जो है वो रेस्प्लेंडेंट इस वर्ड का कैसे यूज़ करना है। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस आता है, शी लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन हर वेडिंग ड्रेस। मतलब कि वो अपनी शादी के कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चमक रही थी। उसकी ब्यूटी और एलिगेंस सबका ध्यान मतलब कि अपनी तरफ खींच रही थी। या फिर हम कह सकते हैं, द पैलेस वॉज रेस्प्लेंडेंट विथ लाइट्स। मतलब कि महल रोशनी से जगमगा रहा था, लाइट्स की वजह से वो बहुत ही ग्रैंड यानी कि बड़ा लग रहा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब कि चमकीला लग रहा था। या फिर हम कह सकते हैं, द गार्डन लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन स्प्रिंग। मतलब कि स्प्रिंग सीजन में गार्डन जो है वो बहुत ही मतलब कि सुंदर और खिला हुआ लग रहा था। यानी कि हर तरफ स्प्रिंग सीजन में क्या थे, तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे, इस तरीके से। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा शानदार और चमकदार दिखना। तो उसे हम कहते हैं रेस्प्लेंडेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, मैग्निफिशेंट, रेडियंट या फिर स्प्लेंडिड। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मैग्निफिशेंट। दोस्तों मैग्निफिशेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव। मैग्निफिशेंट साइज और मतलब कि किसी चीज़ के बड़े होने पर फोकस करता है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा भव्य है, उस चीज़ पर फोकस करता है। जबकि हमारा जो रेस्प्लेंडेंट है इसमें जो है वो शाइन और ब्यूटी भी होती है। दूसरा हमारा वर्ड है रेडियंट। रेडियंट का मतलब होता है चमक से भरपूर या फिर बहुत ज़्यादा ग्लो करना, उसे हम रेडियंट कहते हैं। रेडियंट जो है वो बेसिकली ग्लो को दिखाता है, जबकि रेस्प्लेंडेंट जो है वो मतलब कि ग्लो के साथ साथ एलिगेंस और रिचनेस को भी दिखाता है। तीसरा हमारा वर्ड है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही एक्सीलेंट। स्प्लेंडिड एक जनरल तारीफ के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी कि जो स्प्लेंडिड है हम आम बोलचाल में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने मैग्निफिशेंट, रेडियंट और स्प्लेंडिड जैसे वर्ड्स डिस्कस किए हैं। अब अगर उसी तरीके से एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है डल, ड्रैब या फिर प्लेन। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है डल। डल का मतलब होता है बिना चमक या फिर एक्साइटमेंट के, जिसमें कोई मतलब कि चमक नहीं होती है, रोशनी नहीं होती है, खूबसूरती नहीं होती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है उसकी तरफ देखने की, तो उसे हम कहेंगे डल। ड्रैब का मतलब होता है फीका, बोरिंग या फिर रंगीन ना होना, तो उसे हम ड्रैब कह सकते हैं। प्लेन का मतलब होता है सिंपल और बिना किसी खास ब्यूटी के, तो उसे हम कहेंगे प्लेन। ओके। अब दोस्तों ये सारे हमने तो एंटोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द ब्राइड लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन अ रेड साड़ी।
मतलब कि इसका मतलब है कि दुल्हन जो है वो लाल साड़ी पहनकर जो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी इतनी ज़्यादा चमकदार लग रही थी कि हर किसी की नज़र उस पर ही टिक गई थी। उसकी एलिगेंस और उसकी ब्यूटी उससे और भी ज़्यादा मतलब कि स्पेशल लग रही थी। इसी शानदार अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं? तो रेस्प्लेंडेंट हम उसे कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विशेस। दोस्तों विशेस का मतलब होता है दुष्ट, क्रूर, हिंसक, घातक या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा, यानी कि अत्यंत बुरा। विशेस का मतलब होता है कि कोई इंसान, कोई जानवर या फिर किसी का बिहेवियर या फिर कोई सिचुएशन ऐसी होना जो कि बहुत ही क्रूअल है, यानी कि बहुत ही क्रूर है, डेंजरस है या फिर हार्मफुल है, हमारे लिए हानिकारक है या फिर इविल है। यानी जो दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाए या फिर बहुत ही वायलेंट तरीके से बिहेव करे तो उसे हम विशेस कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम कहें विशेष एनिमल, तो वो एनिमल कैसा है? बहुत ही खतरनाक एनिमल है, बहुत ही खतरनाक जानवर है। हम कहें अगर विशेष पर्सन, तो वो पर्सन कैसा है? बहुत ही क्रूर है, दुष्ट इंसान है, बेसिकली दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। या फिर अगर हम कहें विशेष अटैक, तो वो जो अटैक है वो बहुत ही वायलेंट अटैक है। विशेष साइकिल, यानी कि ऐसी साइकिल, ऐसा एक चक्रव्यूह जो बार बार रिपीट होता रहता है, तो उसे हम विशेष साइकिल भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विशेष का मतलब सिर्फ एंग्री नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है, और हर गुस्से वाला इंसान विशेष भी नहीं होता है। विशेष तब होता है जब उसके एक्शंस हार्मफुल होते हैं या फिर उसको, उसके जो एक्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, डेंजरस है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब हम जो है वो विशेष का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, सोचो कि एक कुत्ता है, एक डॉग है, अगर वो मतलब कि सिर्फ ज़ोर ज़ोर से भौंकता है तो वो अग्रेसिव हो सकता है, वो विशेष नहीं है। लेकिन अगर वो बिना वजह मतलब कि लोगों पर हमला करता है, लोगों को मतलब कि बुरी तरीके से काट लेता है, तो वो डॉग कैसा है? तो वो विशेष है, यानी कि लोगों के लिए हार्मफुल है। एक और एग्जाम्पल है, एक बुली स्कूल में जो है वो रोज रोज जो है वो कमजोर स्टूडेंट्स को मारता है, उन्हें जानबूझकर परेशान करता है, उनके साथ रैगिंग करता है, तो ये उसका बिहेवियर कैसा है? तो विशेष बिहेवियर है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि बुराई, क्रुएल्टी और हार्म से जुड़ा हुआ जो शब्द है वो है विशेष, यानी कि बहुत ही क्रूर, बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही डेंजरस, उसे हम विशेष कह सकते हैं। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं द डॉग बिकम विशियस आफ्टर बीइंग प्रोवोक। इसका मतलब है कि छेड़ने के बाद जो है वो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया, उसने जो है वो अपना वायलेंट बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया। या फिर हम कह सकते हैं ही फेस्ड अ विशियस अटैक ऑनलाइन, मतलब कि उसने ऑनलाइन जो है वो मतलब कि बहुत ही बुरी और हार्श क्रिटिसिज्म मतलब कि फेस की। लोगों ने जो है वो बहुत ही क्रूअल तरीके से उस पर अटैक किया, यानी कि बहुत ही उसकी आलोचना की, उसकी निंदा की, उसे भला बुरा कहा, इस तरीके से। या फिर हमारा तीसरा सेंटेंस आता है पॉवर्टी कैन क्रिएट अ विशियस साइकिल, मतलब कि गरीबी एक ऐसा बुरा साइकिल बना सकती है जो बार बार रिपीट होता रहता है। यानी कि गरीबी से एजुकेशन कम होती है, एजुकेशन कम होने से इनकम कम होती है, और फिर गरीबी जो है वो फिर से बढ़ जाती है। तो इस तरीके से पॉवर्टी कैन लीड्स टू अ मतलब कि एक बहुत ही विशियस साइकिल, इस तरीके से हम बता सकते हैं। ओके, ओवरऑल मीनिंग के लिए हम ध्यान रखना है आपको कि विशियस का मतलब होता है बहुत ही क्रूअल, वायलेंट, हार्मफुल या फिर इविल नेचर वाला, तो उसे हम कहते हैं विशियस। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की अगर बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, क्रूअल, ब्रूटल या फिर फेरोशियस। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है दूसरों को दर्द या फिर तकलीफ पहुंचाने वाला, तो उसे हम क्रूअल कहते हैं। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ही वायलेंट, बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही रूथलेस, जिसमें भी दया भाव नहीं होता, उसे हम ब्रूटल कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड है फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ही वायलेंट और वाइल्ड होना, तो उसे हम कहते हैं फेरोशियस। तो ये सारे हमारे क्या है? तो सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है काइंड, जेंटल या फिर कंपैशनेट। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु या फिर अच्छा बिहेवियर रखना, तो उसे हम काइंड कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है जेंटल। जेंटल का मतलब होता है नरम और शांत स्वभाव वाला, तो उसे हम जेंटल कहते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है दूसरों के दर्द को समझकर उनकी मदद करना, बेसिकली दया भाव रखना, तो उसे हम कंपैशनेट कहते हैं। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है द विलेजर्स वर अफ्रेड ऑफ द विशियस वुल्फ। इस सेंटेंस का मतलब है कि गांव वाले उस भेड़िए से डरते थे क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक और वायलेंट था, नुकसान पहुंचाता था, वो किसी पर भी हमला कर सकता था। इसी डेंजरस और क्रूअल नेचर को हम विशियस कहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड भी अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और देखते हैं कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है अकुट्रमेंट्स।
दोस्तों अकोट्रमेंट्स का मतलब होता है साज सामान, उपकरण, आवश्यक आवश्यक सामान या फिर किसी काम के लिए ज़रूरी वस्तुएं। यानी कि अकोट्रमेंट्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन, एक्टिविटी या फिर रोल के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट, टूल्स, क्लोथिंग या फिर एक्सेसरी का पूरा एक सेट। यानी कि वो सारा सामान जो किसी काम को करने के लिए चाहिए होता है, तो उसे हम अकोट्रमेंट्स कहते हैं। ये जो वर्ड है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बल्कि पूरे कलेक्शन ऑफ नेसेसरी आइटम्स के लिए यूज़ होता है। ये जो वर्ड है वो अक्सर हम सोल्जर्स के लिए, पुलिस, फोटोग्राफर्स, शेफ, डॉक्टर्स, कैंपर्स, ट्रैवलर्स और स्पोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकुट्रमेंट्स का मतलब सिर्फ एक्सेसरीज नहीं होता है, इसमें टूल्स भी होते हैं, इक्विपमेंट्स भी होते हैं, क्लोथिंग भी होती है, एक्सेसरीज भी होती है, यानी कि सब कुछ शामिल हो सकता है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ज़रूरी हो। इसे जो है वो हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, जो जैसे कि मान लीजिए कि सोचो एक फोटोग्राफर है जो कि शादी में फ़ोटोज़ लेने जा रहा है। तो उसके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास कैमरा होना चाहिए, लेंसेज़, ट्राइपॉड, फ्लैश, मेमोरी कार्ड, कैमरा बैग, ये सब सारी चीज़ें उसके पास होती है। तो ये सब मिलाकर जो है वो उसके फ़ोटोग्राफ़ी अक्विपमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है? उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है जो कि मैच खेलने जा रहा है, तो उसके पास क्या-क्या है, बैट है, बॉल है, पैड्स है, हेलमेट है, ग्लव्स है, शूज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब उसके क्या है, तो क्रिकेट अक्विपमेंट्स है। ओके, यानी कि आपको सिंपली याद रखना है कि अक्विपमेंट्स का मतलब होता है किसी काम के लिए ज़रूरी सारा साज सामान और इक्विपमेंट, तो उसे हम कहते हैं अक्विपमेंट। अब दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी सिंपल एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द शेफ़ अरेंज ऑल हिज अक्विपमेंट्स बिफोर कुकिंग। मतलब कि शेफ़ ने खाना बनाना मतलब कि शुरू करने से पहले, कुकिंग शुरू करने से पहले अपना जो सारा ज़रूरी सामान था वो तैयार कर लिया, यानी कि एक जगह पर रख लिया। यानी कि जैसे कि नाइव्स हो सकता है, पैन्स, बाकी टूल्स रेडी कर लिए, मसाले, सब्जी, तो ये सारी चीज़ें उसने क्या कर ली, तो रेडी कर ली। तो ये उसका क्या था, तो अक्विपमेंट यानी कि सामान था। या फिर हम कहेंगे द सोल्जर कैरीड हिज अक्विपमेंट्स। मतलब कि सोल्जर अपना पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर चल रहा था। इसमें उसकी यूनिफॉर्म थी, हेलमेट, बैग, ज़रूरी गियर शामिल सारी चीज़ें थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें। शी पैक्ड ऑल हर कैंपिंग अक्विपमेंट्स। यानी कि मतलब उसने कैंपिंग का सारा ज़रूरी सामान जो है वो पैक कर लिया था। इसमें जो है वो टेंट हो सकता है, स्लीपिंग बैग हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, कुकिंग गियर, सारी चीज़ें शामिल शामिल हो सकती है इस तरीके से। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अक्विपमेंट्स का मतलब होता है किसी प्रोफेशन, एक्टिविटी या फिर काम के लिए ज़रूरी सारा इक्विपमेंट या फिर एक्सेसरीज, तो उसे हम कहते हैं अक्विपमेंट्स। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड है अक्विपमेंट्स, इसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में एस लगा है, क्योंकि ये हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा आइटम्स का ग्रुप बताता है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों सिनोनिम की तरफ आते हैं, तो सिनोनिम में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, इक्विपमेंट, गियर या फिर एक्सेसरीज। सबसे पहला हमारा वर्ड है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है किसी काम के लिए ज़रूरी सामान या फिर टूल्स, मशीन्स जिसे हम कह सकते हैं। ओके, दूसरा हमारा वर्ड आता है गियर। गियर का मतलब होता है किसी एक्टिविटी के लिए यूज़ होने वाला सामान। गियर जो है वो एक कैजुअल वर्ड है, जबकि अक्विपमेंट ज़्यादा फॉर्मल है। तीसरा हमारा वर्ड है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का मतलब होता है कि मेन चीज़ के साथ यूज़ होने वाली एक्स्ट्रा आइटम्स, तो उसे हम कहते हैं एक्सेसरीज। तो ये सारे हमारे क्या है, तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं, जहाँ पर हमने इक्विपमेंट, गियर और एक्सेसरीज जैसे वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एक बात आपको मैं बता दूं कि जो चीज़ें हमारा ज़रूरत का सामान होती है, हमारी जो नेसेसिटी होती है, उनका कोई डायरेक्ट अपोजिट हम नहीं बोल सकते, ठीक है? लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 वर्ड्स दिए हैं, लैक ऑफ इक्विपमेंट, बेयर एसेंशियल्स या फिर इनसफिशियंसी। ये जो है वो हमारे डायरेक्ट इक्विपमेंट का जो है वो मतलब कि अपोजिट नहीं है, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने यूज़ किया है। जैसे कि लैक ऑफ इक्विपमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई ज़रूरी सामान की कमी होना, ठीक है? यानी कि एक अपोजिट आइडिया को दिखाता है ये। दूसरा हमारा है बेयर इसेंशियल्स। बेयर इसेंशियल्स का मतलब होता है सिर्फ मिनिमम ज़रूरी चीज़ें। तीसरा हमारा वर्ड है इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब होता है सामान या फिर रिसोर्सेज की कमी होना, तो उसे हम इनसफिशिएंसी कह सकते हैं। तो ये सारे हम जो है वो एंटोनिम्स में कंसिडर कर सकते हैं, या फिर मतलब कि वैसे तो नेसेसिटी का कोई एंटोनिम होता नहीं है, लेकिन इस तरीके से हम जो है वो मतलब कि बना सकते हैं, जबकि आप मैंने आपको जो है वो मतलब कि दिया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एंटोनिम्स में हमने क्या क्या पढ़ा। अब दोस्तों इसी के साथ हम एग्जाम्पल की तरफ आए, तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है, द फोटोग्राफर चेक्ड ऑल हिज अक्विपमेंट्स बिफोर द इवेंट।
इस सेंटेंस का मतलब है कि इवेंट यानी कि प्रोग्राम के शुरू होने से पहले फोटोग्राफर ने अपना सारा ज़रूरी सामान चेक कर लिया, जैसे कि उसने कैमरा, लेंसेज, ट्राइपॉड, बैटरीज ये सब लाया है या फिर नहीं। यानी कि उसने इंश्योर किया कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूट ना जाए। तो इन सब आइटम्स को मिलाकर हम क्या कहेंगे, अकुट्रमेंट्स हम उन्हें कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इस वर्ड का मतलब क्या है और कैसे हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।